नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार में एक खबर सामने आई है जहां पर नीतीश कुमार का काफिला हादसे का शिकार हो गया और वहीं जानकारी के अनुसार सोमवार को सीएम नीतीश का काफिला पटना से बांका जा रहा था और इसी दौरान काफिले में शामिल स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और वहीं अच्छी बात यह रही कि इस काफिले में सीएम नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे और हादसे के बाद सीएम नीतीश की सुरक्षा में लगाए गए सुरक्षाकर्मी भी बाल बाल बच गए और हादसे के बाद सड़क किनारे पलटी गाड़ी को निकालने में जुट गए। और अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार ये हादसा उस वक्त हुआ है जब नीतीश कुमार काफिला पटना से बांका जाने के लिए निकला था और हादसा नालंदा के चंडी थाना इलाके का है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बयान का जवाब देते हुए कहा कि हम आपसे अलग हो गए तो क्या अभी भी हम आपसे प्यार करते हैं और बिहार झारखंड तो दो भाई हैं और अलग कैसे हो सकते हैं, हम तो अभी भी उन्हें अपना मानते हैं। सीएम नीतीश ने सोरेन के मगही और भोजपुरी वाले बयान का जवाब दिया है और पटना में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भोजपुरी और मगही पर टिप्पणी कर कि झारखंड और बिहार भाई भाई हैं और साल 2000 में बिहार दो हिस्सों में बट गया था और बिहार और झारखंड के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे नहीं पता कि लोग राजनीतिक रूप से क्या कहते हैं और झारखंड अलग होने के बावजूद हम उनसे प्यार में हैं। और वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि इन बातों पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। बिहार और झारखंड भाई और एक ही परिवार के दो हिस्से हैं और बिहार और झारखंड को एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है और उन्हें सिर्फ एक दूसरे से प्यार है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने की घटना में नया खुलासा हुआ है और जांच के दौरान पता चला कि खुशबू और जिम ट्रेनर विक्रम ने 1100 बार मोबाइल पर बातचीत की थी और वहीं यह बातचीत इस साल जनवरी से लेकर हुई थी और इन बातचीत के आधार पर डॉक्टर की पत्नी और जिम ट्रेनर के बीच रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। और वहीं गौरतलब है कि पटना पुलिस ने जिम ट्रेनर विक्रम की हत्या के प्रयास के मामले में जनता दल यूनाइटेड के नेता डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू को हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में दोनों को सशर्त छोड़ दिया गया और इस मामले में नाम सामने आने के बाद जेडीयू की डॉक्टर्स विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर राजीव को उनके पद से हटा दिया गया है। और वहीं बिहार के कटिहार जिले में कुछ लोगों ने एक स्कूल हेडमास्टर की पिटाई कर दी और हेडमास्टर पर अपने स्कूल की एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। और वहीं आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। और वहीं आपको बता दें घटना जिले के सीमापुर इलाके में स्थित पिपरी बहियार प्राइमरी स्कूल की है। और वहीं चश्मदीदों ने बताया कि स्कूल के हेडमास्टर ने चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और उसके गाल पर काटा भी। और बच्ची के चिल्लाने पर आवाज सुनकर कुछ लोग रूम की तरफ भागे और इसके बाद आरोपी हेडमास्टर को एक कमरे में अकेले बंद कर दिया गया। और इसी बीच बच्ची के परिजनों और स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली तो वो स्कूल के बाहर जमा हो गए। और वहीं अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां पर एक और मामला सामने आया है जहां पर बिहार के लोगों का कहना है कि बिहार में कई तरह की खबरें सामने आ रही है जहां पर और वहीं बताया गया कि पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया और बड़ारी पुलिस थाने में केस भी दर्ज किया गया। और वहीं
बिहार में समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। और वहीं आपको बता दें कि पीड़ित लड़की अपने फ्रेंड मनीष कुमार के साथ रोसड़ा से घूमकर देर रात अपने घर लौट रही थी और जब ये दोनों सिंगिया पुल के पास पहुंचे तब दिलीप ठाकुर और कैलाश महतो ने दोनों को पकड़ लिया और इसके साथ ही अपने 2 और दोस्त रामललित सिंह और पप्पू कुमार को कॉल करके बुला लिया। उसके बाद चारों ने मिलकर लड़की और उसके फ्रेंड को पकड़ लिया और सुनसान जगह पर ले गए जहां चारों ने पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। और इसके बाद ललित ने पप्पू के मोबाइल से नाबालिग लड़की के दोस्त के साथ रेप करते हुए वीडियो बना लिया। और वहीं पीड़िता ने विभूतिपुर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद समस्तीपुर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर छापेमारी शुरू की गई। अब पुलिस ने इस मामले में मनीष कुमार, दिलीप ठाकुर और पप्पू कुमार और रामललित सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया और साथ ही रेप का वीडियो बनाने वाले मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया। और जबकि एक आरोपी कैलाश महतो अभी भी फरार चल रहा है और इसके खिलाफ थाने में पहले से ही आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। और वहीं एसडीपीओ शहरियार अख्तर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के समक्ष गैंगरेप की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इस मामले में नाबालिग लड़की का दोस्त भी शामिल है और रेप का वीडियो उसी के साथ रिकॉर्ड हुआ है। और वहीं डीएसपी ने समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक को इस कांड में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने की सिफारिश भी की है। और वहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और एम्बुलेंस चालक की मनमानी उस समय देखने को मिला जब एम्बुलेंस चालक गर्भवती महिला को छोड़ वापस अस्पताल चले गए और प्रसव कराने के लिए अस्पताल जा रही गर्भवती महिला ने सड़क किनारे नवजात को जन्म दिया। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने संज्ञान लेते हुए एम्बुलेंस के चालक से स्पष्टीकरण पूछा है। अब मामले के संबंध में जानकारी देते हुए खंडोडा जोटा अंतर्गत पटवा गांव के आशा कार्यकर्ता खुशबू कुमारी ने बताया कि पटवा गांव के रामचंद्र पंडित की पत्नी आरती देवी को प्रसव पीड़ा शुरू होने के साथ ही आशा कार्यकर्ता के द्वारा एम्बुलेंस चालक विनोद कुमार को फोन किया गया और एम्बुलेंस चालक पटवा गांव पहुंचे और वहीं अस्पताल जाने के लिए घर से निकली आरती को एम्बुलेंस के पास पहुंचाने में 10 मिनट लेट हो जाने पर एम्बुलेंस चालक गर्भवती को छोड़कर वापस अस्पताल चला गया। वहीं पति पत्नी के रिश्ते को दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए पत्नी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और आरोप है कि महिला ने अपने प्रेमी और बहन भाइयों के साथ मिलकर पहले तो पति की हत्या कर दी और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े कर उस पर केमिकल डालकर उसे नष्ट करने की कोशिश की। और मामला मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 30 साल के राकेश की हत्या का आरोप उसकी पत्नी राधा और प्रेमी सुभाष और बहन भनोई पर लगा है। और शव को ठिकाने लगाने के लिए महिला के प्रेमी सुभाष ने किराए के फ्लैट में लाश को कई टुकड़ों में काटा और लाश को गलाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था कि उसी दौरान धमाका हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर शव के फैले टुकड़ों को देखकर दंग रह गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की फोरेंसिक टीम से जांच शुरू करवाई। और इसके बाद शव की पहचान सिकंदरपुर के ही रहने वाले राकेश के रूप में हुई तो राधा का पति था। और वहीं मृतक राकेश बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का धंधा करता था, इसलिए वो पुलिस के रडार पर था और यही वजह है कि वो ज़्यादातर समय छुप छुप कर इधर उधर रहता था। और इस दौरान राकेश का साथी सुभाष उसकी पत्नी की देखरेख करता था और कुछ समय बाद ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। और इसके बाद महिला राधा ने प्रेमी के साथ मिलकर पति राकेश को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, जिसमें उसकी बहन और बहनोई भी शामिल हो गए। और राधा ने 30 के मौके पर पति राकेश को घर बुलाया और प्रेमी सुभाष के संग मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिसमें महिला के बहन बहनोई ने भी साथ दिया। और हत्या की सनसनीखेज वारदात को लेकर सिकंदरपुर थाने के प्रभारी हरेंद्र तिवारी ने बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी, उसकी साली के पति और महिला के प्रेमी सुभाष के खिलाफ हत्या का मामला
दर्ज कर लिया गया और पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या का कारण पत्नी का सुभाष नाम के शख्स से अवैध संबंध होना बताया जा रहा है। पटना को बिहार के पहले लिफ्ट वाले फुट ओवरब्रिज की सौगात मिल गई है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसका उद्घाटन किया और 6 लेन अटल पथ पर बने इस फुट ओवरब्रिज में कई सुविधाएं दी जाएंगी। और वहीं आपको बता दें 3.44 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फुट ओवरब्रिज के दोनों तरफ 2 लिफ्ट लगी है। अब बुजुर्ग और दिव्यांग इस लिफ्ट के जरिए ओवरब्रिज को पार कर सकेंगे और फुट ओवरब्रिज पर सामान्य लोगों के लिए सीढ़ी भी बनाई गई है और लोगों की सहूलियत को देखते हुए हर 10 सीढ़ी के बाद स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाया गया। और वहीं इस फुट ओवरब्रिज के लिए सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया था। और वहीं आपको बता दें कि अटल पथ के निरीक्षण के दौरान सीएम ने पाया कि लेन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कोई फुट ओवरब्रिज नहीं है और उन्होंने महसूस किया कि ये सामान्य लोगों खासकर बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए बड़ी परेशानी है। और वहीं सीएम ने अधिकारियों को समस्या के समाधान का निर्देश दिया और फिर इस फुट ओवरब्रिज को बनाने का फैसला हुआ। तीन दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद अब स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार यात्री वापस सही सलामत घर लौट आए। और कैसा रहा उनका ये सफर और कैसा रहा नजारा आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने इतिहास रच ही डाला है और इंस्पिरेशन 4 के चारों अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर अटलांटिक महासागर में सुरक्षित रूप से नीचे उतर आए। दुनिया भर की निगाहें इस यात्रा पर ही टिकी हुई थी और हो भी क्यों ना, पहली बार अंतरिक्ष में अनट्रेन्ड क्रू जो गया था। स्पेसएक्स ने 3 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए 4 लोगों को एक निजी उड़ान से रवाना किया था और अब चारों लोग पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए। फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने के बाद स्पेसएक्स का ये क्रू ड्रैगन रॉकेट भी समुद्र में उतर आया है। स्पेसएक्स ने बताया कि 3 दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार इंस्पिरेशन 4 के चारों अंतरिक्ष यात्री अमेरिका में फ्लोरिडा के तट पर अटलांटिक महासागर में सुरक्षित रूप से नीचे उतर गए। ये पृथ्वी की कक्षा के लिए दुनिया की पहली आम नागरिक मानव अंतरिक्ष उड़ान के पूरा होने का प्रतीक है। इंस्पिरेशन 4 के चारों अंतरिक्ष यात्री पैराशूट की सहायता से बादलों को चीरते हुए अमेरिकी समय अनुसार शनिवार की शाम 7 बजे के करीब अटलांटिक महासागर में सुरक्षित रूप से नीचे उतर आए। बता दें कि 16 सितंबर को भारतीय समय अनुसार बृहस्पतिवार सुबह ही 5:33 पर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से 4 आम लोगों को लेकर स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था। ये अंतरिक्ष यान दुनिया में पहली बार सिर्फ आम नागरिकों को लेकर पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ जब एक रॉकेट में मौजूद कोई भी व्यक्ति पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं था। ये शौकिया अंतरिक्ष यात्री अरबपति जेरेड साकमैन के नेतृत्व में लॉन्च हुआ था, जिन्होंने सीधे रॉकेट कंपनी से क्रू ड्रैगन कैप्सूल को किराए पर लिया था। उनके साथ ही मैम्फिस निवासी 29 साल के मेडिकल सहायक हेली और सेना, एक फिनिक्स की 51 साल समुदाय कॉलेज प्रोफेसर साइन प्रॉक्टर और तीसरे वॉशिंगटन में रहने वाले डाटा इंजीनियर क्रिस्टोफर सैम्ब्रोस्की थे। अंतरिक्ष से वापसी के बाद कैप्सूल जैसे ही पृथ्वी में आया, वैसे ही उसने बाहर का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। हालांकि कैप्सूल के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम लगाया हुआ था, जिसने ठंडक को बनाए रखा। अटलांटिक महासागर में उतरने से पहले कैप्सूल की रफ्तार को भी काफी धीमा कर दिया गया था और तब उसकी रफ्तार 24.14 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। और इस पूरी यात्रा के खर्च के बारे में भी आपको बता दें कि जेड आइजैकमैन ने यात्रा का खर्च उठाया था। आइजैकमैन ई-कॉमर्स कंपनी शिफ्ट 4 पेमेंट्स के सीईओ हैं और इस यात्रा पर कितना खर्च आया, इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई।
लेकिन टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए आइजैक मैन ने एलन मस्क को $200 मिलियन की रकम चुकाई है। और इसी के साथ ही गौरतलब है कि इंस्पिरेशन 4 के क्रू मेंबर्स का अंतरिक्ष यान को उड़ाने में कोई रोल नहीं था और इस जमीन से ही इसे ऑपरेट किया गया था। जब आइजैक मैन ने और प्रॉक्टर दोनों ही पायलट हैं और गौरतलब है कि 2009 के बाद पहली बार इंसान इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। मई 2009 में वैज्ञानिक हबल टेलीस्कोप की रिपेयरिंग के लिए 551 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए थे। बात करें ड्रैगन कैप्सूल की, तो इस कैप्सूल को बुलबुले के आकार का गुंबद के साथ तैयार किया गया। अंतरिक्ष में एक दिन बीत जाने के बाद कैप्सूल की एक बड़ी खिड़की से देखते हुए यात्रियों की फोटो भी पोस्ट की गई। यात्रियों में एक हॉस्पिटल वर्कर और उद्योगपति जेरेड साकमैन भी शामिल है और हेली आर्केनो एक कैंसर सर्वाइवर है। उन्होंने गुरुवार को सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के मरीजों से चैट भी की, जहां पर 20 साल पहले उनकी जान बचाई गई थी, जिसमें वो बोन कैंसर के इलाज के दौरान बिना बालों के नजर आ रही हैं। उन्होंने उड़ान भरने से पहले कहा था कि वो चाहती हैं कि बच्चे उनके लंबे बालों को अंतरिक्ष में उड़ता हुआ देखें ताकि उनमें आशा जग सके। और वाकई इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि अंतरिक्ष का ये सफर न सिर्फ यात्रियों बल्कि दुनिया के बाकी लोगों के लिए भी बेहद खास और प्रेरणा से भरपूर है। और उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही और यात्री भी अंतरिक्ष की यात्रा करते देखे जा सकेंगे। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। 21वीं सदी तक कई ऐसी गुफाएं और प्राचीन शहरों की खोज की जा चुकी है जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते होंगे। और जमीन के नीचे गुफाओं में रहने वाले प्राचीन लोगों की बातें तो होती थी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी ऐसा एक शहर मौजूद है जहां जमीन के नीचे लोग रहते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप जरूर जान जाएंगे। चरम परिस्थितियों में रहते हैं ये लोग। जमीन के नीचे बसा हुआ है ये खूबसूरत शहर। हर तरह की सुख सुविधा से लैस है ये गुफाओं वाला शहर। ये तस्वीरें हैं एक ऐसे ही शहर के बारे में जहां दूधिया पत्थर की खदानें हैं और वो शहर जमीन के नीचे बसा हुआ है। ये शहर है ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान का शहर कूबर पेडी। और कूबर पेडी को पहली बार देखने में लगता है कि जैसे किसी फिल्म का सेट हो। सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बनी हुई जमीन, दूर तक पेड़ और पौधों की कोई हरियाली नहीं, भूरी और लाल रंग की जमीन और जमीन के नीचे चल रही लोगों की पार्टी। ये अजीबोगरीब नजारा इस शहर का सच है। कूबर पेडी में लोगों का बसना भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ। 1 फरवरी 1915 को यहाँ पहला ओपल मिला था और इस शहर का इतिहास उसी के बाद से अस्तित्व में आया। ऐसा नहीं है कि इस शहर में जमीन के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग जमीन के नीचे ही रहना पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का मौसम। कूबर पेडी में हमेशा बहुत गर्मी रहती है। सालाना एवरेज तापमान यहाँ का 27.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जहाँ दुनिया के अधिकतर हिस्सों में दिसंबर से फरवरी के बीच सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ कूबर पेडी में ये निष्ठुर गर्मियों का मौसम रहता है। तापमान 47 डिग्री को भी पार कर जाता है और ऐसे समय में लोगों के अंडरग्राउंड घर काम आते हैं। हालांकि शेड में भी तापमान 35 डिग्री तक ही रहता है, लेकिन फिर भी ये काफी कम गर्म है और यहाँ के लोगों के लिए रात ज्यादा बेहतर समय होती है। और वैसे तो इस इलाके में बारिश काफी कम होती है, पर औसतन बारिश सालाना 130 मिलीमीटर तक के आसपास हो जाती है। इसीलिए जमीन के नीचे बने घरों को कोई दिक्कत नहीं आती। पर साल 1929, 1973 और 2014 में यहाँ 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि माहौल खराब हो गया था और बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। 2014 में तो 24 घंटे में ही सालाना बारिश का कोटा पूरा हो गया और यहाँ पर 115 मिलीमीटर बारिश हो गई थी। पूरा शहर बाढ़ की चपेट में था। जमीन के अंदर बने घरों में ज्यादा दिक्कतें आने लगी, पर आमतौर पर कूबर पेडी में लोगों की जिंदगी बेहद सरल होती है। खेल कूद और पार्टियों जैसे काम रात में ज्यादा किए जाते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था ओपल की खदानों और सैलानियों पर निर्भर करती है।
यहाँ की जनसंख्या भी बेहद कम है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुताबिक यहाँ करीब 3500 लोग हैं और 60% लोग यूरोपीय हैं। पर इतने कम लोगों में भी करीब 45 देशों के लोग मिल जाएंगे। अब समझ लीजिए कि यहाँ कितनी विविधता है। लोकल गोल्फ कोर्स यहाँ बहुत लोकप्रिय, इसे अधिकतर रात में ही खेला जाता है, पर कभी कभी ठंडे दिनों में भी लोग इसका मजा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों का जीवन बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ गोल्फ कोर्स में सिर्फ बंजर जमीन ही दिखती है। रात में गोल्फ चमकदार बॉल से खेला जाता है और ये शहर कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। गर्मियों में घरों के अंदर भी तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई पेड़ मिल जाएगा जिसके नीचे आप खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा पेड़ दूर दूर तक नहीं दिखेगा। जो है वो भी छांव देने लायक नहीं है। यहाँ तो घास भी रॉयल्टी की तरह है। कूबर पेजी में गोल्फ खेलने के लिए घास के चौकोर गत्ते दिए जाते हैं। कुछ समय पहले यहाँ के बाशिंदों ने पेड़ लगाने की मुहिम भी चलाई थी और उसका नतीजा है कि यहाँ अब कुछ पेड़ दिखने लगे हैं। नहीं तो उसके पहले शहर का सबसे बड़ा पेड़ था मेटल का बना हुआ स्टैचू, जिसके बनने के 100 साल बाद भी ये शहर ओपल माइनिंग के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह माना जाता रहा। दुनिया में दूधिया पत्थर की 70% खेप यहीं से पहुंचाई जाती है। यहाँ का लगभग हर इंसान इसी खदान से कमाई करता है। यहाँ दूधिया पत्थरों से बनी मोती भी पाए जाते हैं। पर अकेले यही नहीं है। कूबर पेडी की जमीन के नीचे यहाँ सिर्फ अंडरग्राउंड घर नहीं, बल्कि अंडरग्राउंड होटल्स भी हैं, जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। जमीन के नीचे सिर्फ 1 या 2 कमरों का घर नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा शहर ही है। अलग अलग बिल्डिंग और घरों के अंदर भी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। आलम तो ये है कि लोगों ने अलमारियों में भी अपने हिसाब से डिजाइन कर ली है। जी हाँ, जमीन में गड्ढा करके अगर कोई बुक शेल्फ बना ले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये कूबर पेडी के लोगों का जीवन है। यहाँ तक कि कूबर पेडी में ऐसा घर भी है जहाँ जमीन के नीचे स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। इन्हें बनाने के लिए न सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि पुराने जमाने के शहरों से भी प्रेरणा ली गई। घरों को बनाने के लिए सैंडस्टोन में धमाका कर गड्ढा बनाया जाता है और फिर हर कमरा गोलाकार डिजाइन किया जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे 1963 में तुर्की में मिला प्राचीन शहर डेरिनकुयू, कैपाडोशिया, तुर्की था। ये शहर पूरा का पूरा जमीन के नीचे बसाया गया था। इसमें चर्च से लेकर दुकानों तक सभी कुछ था और इस शहर को टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी अभी भी सही हालत में रखा गया है। पहले सुदूर इलाका होने के कारण कूबर पेडी में बिजली की समस्या भी रहती थी, लेकिन अब उस शहर के लिए अपनी विंड मिल और सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, इसीलिए उसकी समस्या भी नहीं बची। अंडरग्राउंड होने के कारण यहाँ के लोगों को एयर कंडीशन की किसी भी तरह के क्लाइमेटिक कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती। कूबर पेडी कुछ अलग है। आज के जमाने में भी पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर घरों को बनाया गया है और उन्हें सहेज कर रखा गया है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। अब वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।